काली बदसूरत को मिला परी वाला लहंगा। गंगा किनारे एक गांव था। उसी गांव में रजनी का खुशहाल परिवार था। रजनी के पिता खेती का काम करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। वैसे तो रजनी बहुत दयालु थी, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो बहुत ज्यादा काली और बदसूरत थी। लेकिन उसके माता पिता रजनी से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रजनी अब शादी के लायक हो जाती है और उसके घर वाले रजनी के लिए रिश्ता देखने लगते हैं। अरे भाई साहब, माफ करना, ये मेरा इकलौता बेटा है और मैं अपने बेटे को आपकी इस काली बदसूरत बेटी को नहीं ब्याह सकती। देखिए, मेरी बेटी दिखने में जरूर थोड़ी सांवली है, लेकिन वो बहुत ही गुणी है। माँ, मैं इस काली लड़की से हरगिज शादी नहीं करूँगा। अब चलिए यहाँ से। उसके बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह जो भी लड़का रजनी को देखने आता, सभी उसके काले रंग की वजह से उसे मना करके चले जाते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रजनी की शादी की उम्र निकलते जा रही थी। उसके साथ की जितनी भी लड़कियां थी, सभी की शादी हो चुकी थी और उसकी कुछ सहेलियां तो माँ भी बन चुकी थी। अब तो रजनी के गाँव वाले भी उसे इसके लिए ताने मारने लगे थे। अरे इस बेशरम को देखो, खा खा कर भैंस की तरह होते जा रही है, लेकिन अभी तक अपने पिता के ऊपर बोझ बनकर बैठी हुई है। अरे चिंटू की माँ, जरा तो खुद भी सोच, आखिर इस काली बदसूरत से भला कौन शादी करेगा? शादी के लिए अच्छी शक्ल भी तो होनी चाहिए। ये कहकर वे दोनों औरतें हंसने लगती है। रजनी को उसके गांव वाले भले ही ताने देते थे, लेकिन रजनी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बेटी की बहुत ही चिंता थी। एक दिन रजनी की माँ ममता उसके पिता से कहती है, सुनिए जी, मुझे अपनी बच्ची की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। उसकी शादी की उम्र निकलते जा रही है। अगर हमने अभी भी देरी की, फिर हमारी बेटी के हाथ में कभी हल्दी नहीं लग पाएगी। चिंता तो मुझे भी होती है रजनी की माँ। मैं कल ही शहर जाकर तुम्हारे भाई से बात करता हूँ, शायद उसकी नज़र में कोई लड़का हो। मैं क्या कह रही थी जी, कि हमने जो घर बनाने के लिए कुछ पैसे बैंक में रखे थे ना, आप उसे निकाल लाइए। उससे मैं अपनी रजनी के लिए गहने बनवा दूंगी और दहेज के लिए भी कुछ पैसे रख लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में हमारी बेटी की शादी बिना पैसे और दहेज के हो पाएगी। तुम ठीक कह रही हो रजनी की माँ। अगर हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिलता है तो हम दहेज और गहने देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियाँ लेकर ही आएंगे। ये सोचकर रजनी के लिए भोला राम अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बैंक से निकाल लाता है और अपनी पत्नी के साथ बाजार जाकर रजनी के लिए सोने के गहने और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेता है। अजी, हमने तो झुमका बनवाया है, वो तो बहुत ही गजब का है। देखना, रजनी के ऊपर ये खूब जचेगा। और अब जब ये सब पहनकर वो लड़के वालों के पास जाएगी ना, तो लड़के वाले तुरंत ही उसे पसंद कर लेंगे। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए और मेरी बेटी का घर बस जाए। वे दोनों ये बात करते हुए घर जा ही रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक चोर आकर उसके हाथ से उसका थैला छीनकर भाग जाता है। वे लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन चोर तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब क्या होगा जी? वो सिर्फ गहना ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी भर की मेहनत और हमारी बेटी की आने वाली कल की खुशियाँ थी, सब बर्बाद हो गया। हम लुट गए जी। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था रजनी की माँ। शायद हमारी बेटी की किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं है। हे भगवान, तू हम गरीब के साथ ऐसा क्यों करता है? अब तू ही हमें कोई रास्ता दिखा। दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी मन से वहाँ से घर आ रहे थे। तभी ममता की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत चमचमाते हुए लहंगे पर जाती है। अरे ये लहंगा इस सुनसान रास्ते पर आखिर किसका हो सकता है? और ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। देखिए ना रजनी के बापू, ये किसका लहंगा है? भोला राम वहाँ आसपास देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। अंत में वे दोनों उस लहंगे को लेकर काफी देर तक वहाँ बैठते हैं, ताकि कोई तो उस लहंगा को ढूंढते हुए वहाँ आएगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। जिसके बाद ममता उस लहंगा को लेकर अपने घर आ जाती है। आते ही रजनी को वो लहंगा दिखाती है। रजनी जल्दी से जाकर उस लहंगा को पहन लेती है। देखो ना माँ, ये लहंगा तो बिल्कुल मेरे नाप का है। ममता जब अपनी बेटी की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि रजनी अब काली बदसूरत नहीं, बल्कि किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। रजनी के बापू, जरा इधर तो आइए, ये हमारी रजनी ही है ना? देखिए ना, हमारी रजनी एकदम परी की तरह लग रही है। रजनी भी जब अपने आप को शीशे में देखती है तो खुशी से झूम उठती है और अपने माता पिता के पास जाती है।
जहाँ इधर सब रजनी की खूबसूरती को देखकर खुश थे, वहीं परी लोग की नयनतारा परी बहुत परेशान थी, क्योंकि सुबह से ही उसका सबसे पसंदीदा रानी परी का दिया हुआ लहंगा नहीं मिल रहा है। हे ईश्वर, मेरा जादुई लहंगा कहाँ गायब हो गया है? जादुई लहंगा ही तो है जो मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है और मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। ऐसे में मेरे उस जादुई लहंगा का खो जाना बहुत ही नुकसान की बात है। वैसे भी वो लहंगा मुझे रानी परी ने तोहफे में दिया था, मुझे हर हाल में वो लहंगा चाहिए। इतना बोलकर नयनतारा अपनी आंखें बंद करके अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और फिर कहती है, अच्छा तो मेरा जादुई लहंगा धरती लोक पर है, वो भी एक साधारण इंसान के हाथ में। अब मुझे कैसे भी करके उस जादुई लहंगा को धरती लोक से लेकर आना ही होगा। उसके बाद परी उड़ते हुए धरती लोक पर आती है और फिर एक साधारण सी चूड़ी बेचने वाली का रूप धारण कर वो रजनी के घर पहुंचती है। इधर रजनी की खूबसूरती की वजह से उसके घर में रिश्तों की लाइन लग जाती है। जो कोई भी रजनी को देखता वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता, क्योंकि इस समय उसके पूरे गाँव में रजनी से खूबसूरत लड़की कोई और नहीं थी। रजनी की शादी एक बहुत ही उच्च खानदान में वैभव नाम के लड़के से तय हो जाती है। आज रजनी की सगाई थी, वो दोनों एक दूसरे के हाथ में अंगूठी पहना रहे थे। तभी परी आवाज लगाती है, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ी ले लो। लेकिन रजनी के घर में काफी मेहमान आए थे, इस वजह से उस चूड़ी वाले पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी परी फिर से जोरदार आवाज लगाती है, शादी के शुभ मुहूर्त पर सगुन और हल्दी की प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ले लो। ये सुनकर रजनी सोचती है, अरे शादी के मुहूर्त पर सगुन और हल्दी की चूड़ी, इसे खरीदना तो बहुत ही शुभ होगा। मैं जल्दी से जाकर उसे चूड़ी ले आती हूँ। ये सोचकर रजनी चूड़ी वाली को रुकने के लिए कहती है और जैसे ही रजनी उस जादुई लहंगा को पहने हुए उस परी के सामने आई तो वो परी अपने लहंगे को देखते ही पहचान गई। जिसके बाद परी रजनी को जादू से सम्मोहित कर उसका जादुई लहंगा उससे ले लेती है और रजनी फिर से अपने साधारण कपड़ों में आ जाती है। परी जैसे ही रजनी से अपना लहंगा लेती है वैसे ही वो फिर से पहले की तरह ही बदसूरत हो जाती है। उसका इतना काला और भद्दा सा चेहरा देखकर परी बहुत दुखी हो जाती है। अरे ये लड़की तो बेहद बदसूरत हो गई है, अब मैं क्या करूं? लेकिन मेरे लिए मेरा ये लहंगा बहुत जरूरी है, मैं इस लहंगे को किसी इंसान के हाथ में नहीं दे सकती। रजनी को देखकर परी के आंखों से आंसू टपककर रजनी के हाथों पर गिर गया। ये लो बहन, मेरी तरफ से ये लहंगा और ये चूड़ी तुम्हारी शादी का तोहफा है, तुम अपनी शादी में इसे ही पहनना। इतना बोलकर परी अपना जादुई लहंगा लेकर वहां से चली जाती है। परी जाते जाते अपने साथ रजनी की खूबसूरती भी लेकर चली जाती है, लेकिन रजनी को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था। वो जैसे ही घर के अंदर आती है उसे इस तरह देखकर लड़के वाले उससे रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे हाथों में अभी हल्दी लगने ही वाली थी, फिर अचानक से ये लोग मुझसे रिश्ता तोड़कर कैसे जा सकते हैं? रजनी जब अपने आप को शीशे में देखती है तो वो समझ जाती है कि आखिर उसका रिश्ता क्यों टूटा, क्योंकि परी जादुई लहंगे के साथ साथ रजनी की खूबसूरती भी लेकर जा चुकी थी। मैं फिर से बदसूरत हो गई। मुझे अभी अभी तो खुशी का एहसास हुआ था, अभी अभी तो पता चला था कि खुशियाँ कैसी होती है, लेकिन पता नहीं मेरी खुशी को किसकी नज़र लग गई। जब भगवान को मुझे खुशियाँ देनी ही नहीं थी, फिर चंद समय के लिए मुझे खुशियाँ क्यों दी? आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रजनी रोते रोते सो जाती है। वहीं रजनी के माता पिता को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। वे लोग भी काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब रजनी सोकर उठती है तो वो फिर से परी की तरह खूबसूरत हो जाती है। अरे मेरी बेटी रजनी, तू तो फिर से परी की तरह खूबसूरत हो गई है। एक बार फिर तेरा चेहरा खिल गया है बेटी। अपनी माँ के कहने पर रजनी जब शीशा देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो एक बार फिर से खूबसूरत हो चुकी थी और ये सब हुआ था परी की आंसुओं की वजह से जो रजनी के हाथों पर गिरा था। अब रजनी को खूबसूरत दिखने के लिए किसी जादुई लहंगे की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परी जाते जाते रजनी को अपनी खूबसूरती दे गई थी। और फिर कुछ ही दिन बाद रजनी की शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से हो जाती है और वह शादी वाले दिन वही लहंगा और चूड़ी पहनती है। जादुई डायमंड और गोल्ड के 2 लहंगे। रामपुर गांव में पाखी और पूर्वी नाम की 2 जुड़वा बहनें रहा करती थी। दोनों की माँ उन्हें जन्म देते ही मर गई थी, जिस वजह से बचपन से ही पाखी और पूर्वी अपनी माँ का लाड़ प्यार देख नहीं पाई। पाखी और पूर्वी के पिता कन्हैया
शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी के मैनेजर थे, जिस वजह से उन्हें ज्यादातर शहर जाना पड़ता था। लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो पाखी और पूर्वी को अपने साथ शहर ले जाते हैं, जिसके बाद वो वहीं पर कुछ दिनों तक नैनी के सहारे उन्हें पालते हैं। ऐसे ही 5 साल तक नैनी द्वारा पाले गए पाखी और पूर्वी अब बड़ी हो जाती है और अब उनका स्कूल भी शुरू हो जाता है। कई सालों तक कन्हैया अपनी बच्चियों का देखरेख नैनी के द्वारा करवाता है, लेकिन अब बच्चियां बड़ी हो गई थी जिन्हें माँ की जरूरत थी, जिस वजह से कन्हैया अपनी दूसरी शादी करने के बारे में सोचता है और सुषमा नाम की औरत से कन्हैया दूसरी शादी कर लेता है ताकि वो अपनी बच्चियों को माँ का प्यार दे सके। सुषमा की अपनी भी पहले से एक बेटी थी जिसका नाम सुहानी था। शुरुआत में सुषमा सभी बच्चों को एक नजर से देखती थी ताकि उसके पति कन्हैया को कभी भी उस पर कोई शक न हो और हमेशा सबका ख्याल रखती थी। कुछ सालों तक तो ऐसा ही चलता रहा। सुषमा बच्चियों के बड़े होने का इंतजार करती है और जब बच्चियां 10 साल की हो जाती है तो सुषमा पाखी और पूर्वी से घर का सारा काम करवाती है और उन्हें रोटियां तक चैन से खाने नहीं देती है। रोजाना बहुत सारा काम करने के बाद पाखी और पूर्वी थक जाने की वजह से दिन में सो जाया करती है और उन्हें सुकून से सोता देखकर सुषमा कहती है, तुम दोनों को सोने के लिए किसने कहा था? बहुत सारा काम है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, चलो उठो और ये सारा काम करो। ये सारा काम करने के बाद मुझे कुछ पकौड़े बनाकर खिलाओ, समझी? ये सुनकर दोनों बच्चियां उठती है और वापस से अपने काम पर लग जाती है। तभी वहाँ पर सुषमा की बेटी सुहानी आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे स्कूल के दोस्त मेरे बर्थडे पार्टी की जिद कर रहे हैं, क्या मेरा बर्थडे हमारे घर में मना सकते हैं? कैसी बातें कर रही है बेटा, तेरा बर्थडे तो जरूर मनाया जाएगा, तू तो मेरी इकलौती बेटी है। ठीक है माँ, अब मैं अपनी दोस्तों को इनवाइट कर देती हूँ, लेकिन मुझे आपकी परमिशन तो चाहिए थी ना। लेकिन माँ, मुझे पहनने के लिए बहुत सुंदर ड्रेस चाहिए क्योंकि मैंने अपनी दोस्तों को कहा है आप मुझे बर्थडे पर प्रिंसेस वाली ड्रेस दिलवा रही हो। तू तो मेरी लाडली बेटी है तो सुंदर ड्रेस तो पहनेगी ही। मैं तुझे किसी भी ड्रेस को दिलवाने से मना नहीं करूंगी और ये ड्रेस मेरी तरफ से तेरे जन्मदिन का गिफ्ट समझना। सुहानी का बर्थडे नजदीक आ रहा होता है, जिस वजह से सुहानी अभी से उसकी तैयारी में लग जाती है। वो अपने बर्थडे के लिए बहुत खुश होती है, जिस वजह से वो अपनी माँ को ड्रेस लाने के लिए बोलती है। तभी पास में खड़ी दोनों बहनें पाखी और पूर्वी अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप लोग मार्केट जा रहे हो तो क्या आप हमारे लिए भी 2 फ्रॉक लेकर आ सकते हैं? हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, अब हमारे पास नए कपड़े नहीं रहे, सभी कपड़े पुराने हो चुके हैं, हमें भी कपड़ों की जरूरत है और जो भी कपड़े हमारे पास है सब में छेद हो गया है और कोई तो फट गया है। क्या आप हमारे लिए भी सुहानी जैसी ड्रेस ले आएंगे? तुम दोनों बहनों को टोकने की बहुत बुरी आदत लग गई है। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है, जब मेरी बेटी और मैं बाहर जा रहे हो तो पीछे से टोका मत करो। और रही बात ड्रेस की, तो अभी तो मैंने कुछ समय पहले तुम्हें नई ड्रेस दिलाई थी, अब मैं तुम्हें ड्रेस नहीं दिला सकती। मैं अपनी बेटी सुहानी को ही नई ड्रेस दिलाऊंगी। तुम लोगों के पास जो भी फटे पुराने कपड़े हैं वही पहनकर अपना काम चलाओ, समझ गई? माँ, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है, नौकरानियों को भी भले कपड़ों की क्या जरूरत होती है। सुनो, अब हम दोनों बाहर जा रहे हैं, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। और हाँ, हम जब आए तो हमें गर्मा गर्म ही रोटी चाहिए, समझी? पाखी और पूर्वी की जिंदगी उसकी सौतेली माँ ने बिल्कुल खराब कर रखी थी। हमेशा वो अपनी बेटी को प्यार करती थी, जिस वजह से दोनों बहनें बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी और उनके पिताजी काम में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को टाइम देने का भी समय नहीं मिलता। इस वजह से वे लोग अपनी सौतेली माँ का अत्याचार चुपचाप सहती रहती है। दोनों बहनें घर में काम कर रही होती है, तभी दोनों बहनों के मन में एक बात आती है, पूर्वी, वो चुड़ैल अभी घर से बाहर है, क्या हम दोनों बाहर चल के मोमोज खा सकते हैं? दीदी, वो दोनों तो मार्केट ही गई है, क्या पता बाहर निकलते ही हमारा उनसे सामना हो जाए। तुम चिंता मत करो छोटी, हम दोनों छुपकर चलेंगे और कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। चलो, इसी बहाने क्यों ना हम भी अपनी जिंदगी में थोड़ा एंजॉय करें।
हमारे पिताजी इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी भी अपने शौक पूरे नहीं कर पाए। आज तो हम बाहर जाकर रहेंगे, चाहे जो भी हो। घर का सारा काम खत्म करने के बाद दोनों बहनें तैयार होकर मार्केट निकल जाती है। मोमोज खाने के बाद वे लोग मार्केट में खूब एंजॉय करती है। थोड़ी देर बाद दोनों मार्केट घूमकर वापस घर आ जाती है। आते वक्त रास्ते में उन्हें एक घायल पक्षी मिलता है, जिसे देखकर दोनों बहनें उसे उठा लेती है, उसे अपने घर ले जाती है। वे लोग जैसे ही घायल चिड़िया की पट्टी करती है, वो चिड़िया एक परी के रूप में बदल जाती है और उनसे कहती है, सुनो, मैं एक चिड़िया बनकर इसलिए बैठी थी ताकि मैं तुम दोनों की परीक्षा ले सकूं, और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। तुम जिसकी भी बेटी हो वो बहुत किस्मत वाली है। तुमने आज मुझे घायल देखकर मेरी मदद की, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, हम आपकी कहानियाँ टीवी में देखा करते थे और आज हमारे सामने आप साक्षात खड़ी हैं। इस रास्ते से सब निकलते थे, लेकिन मुझे देखकर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम दोनों बहनें मुझे देखकर तुरंत मेरे पास आई और तुमने मेरी पट्टी की। मैं तुम्हारे इस नेक काम से बहुत खुश हूँ। ये सब तो मेरी एक माया जाल थी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी एक चुटकी बजाती है और वहाँ पर एक डायमंड का और एक गोल्ड का लहंगा उनके सामने आ जाता है। ये डायमंड और गोल्ड का लहंगा है। ये डायमंड और गोल्ड का लहंगा तुम्हारी हर बुरी स्थिति में तुम्हारी मदद करेगा और हमेशा तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और हाँ, ये लहंगा जादुई है, तुम इससे जो भी चाहो मांग सकती हो। लेकिन परी जी, ये लहंगे हमारी मदद कैसे कर सकता है? डायमंड का लहंगा तुम्हें पैसे देगा और गोल्ड का लहंगा तुम उनसे जो भी खाने पीने की चीजें मांगोगी या पहनने की चीजें मांगोगी, वो सारी चीजें देगा। जब तुम्हारा जो मन करे तुम इससे मांग सकती हो। ये तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम दोनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रह सकती हो। दोनों बहनें डायमंड और गोल्ड का लहंगा पाकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों लहंगा वो अपनी माँ और बहन से छुपाकर अपने कमरे में रख आती है। हे जादुई गोल्ड के लहंगे, हमें पहनने के लिए सुंदर सुंदर 2 फ्रॉक दे दो। उनके इतना कहते ही गोल्ड के लहंगे में से 2 फ्रॉक निकलती है। दोनों फ्रॉक इतनी अच्छी होती है कि ऐसी फ्रॉक पूरे गांव में किसी ने भी नहीं पहनी थी। थोड़ी देर बाद सुहानी और सुषमा वापस घर आती है। अपनी माँ और बहन को घर आता देख दोनों बहनें जादुई गोल्ड और डायमंड के लहंगे को छुपाकर रख देती है। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहता है और वो दिन आ जाता है जब सुहानी का बर्थडे होता है। सुहानी अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाती है और उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम दोनों बहनों से करवाती है। इतना सारा काम का लोड देखकर वो कहती है, हे जादुई गोल्ड के लहंगे, हमारी सौतेली माँ हमेशा हमारे ऊपर अत्याचार करती है, इसलिए तुम हमें ढेर सारे खाने की चाइनीज आइटम बनाकर दे दो ताकि हम भी तैयार होकर पार्टी में एंजॉय कर सके और सभी बच्चों के साथ खेल कूद सके। इतना कहते हुए गोल्ड के लहंगे से ढेर सारा चाइनीज खाना निकलता है और वो ले जाकर दोनों बहनें टेबल पर सजा देती है। इतना जल्दी खाना बनता हुआ देखकर सुषमा हैरान हो जाती है और इधर दोनों बहनें तैयार होकर सुहानी के बर्थडे में आ जाती है। दोनों बहनों को इतना सुंदर ड्रेस में देखकर सुहानी बहुत उदास होती है, क्योंकि वो अपने बर्थडे के दिन उन दोनों बहनों से ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। माँ, ये दोनों बहनें इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से लेकर आ गई है? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, ये लोग मुझसे ज्यादा सुंदर दिख रही है और मेरी ड्रेस तो इसके आगे फेल है। आप तो कह रही थी कि मैं सबसे सुंदर दिखूंगी, लेकिन ये दोनों मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही है। बेटी, ये दोनों मनहूस बहनें कहाँ से इतनी सुंदर फ्रॉक लेकर आई है? ये बात तो मैं भी सोच रही हूँ। आखिर इन दोनों को ये फ्रॉक मिला कहाँ से? तभी दोनों माँ बेटी दोनों बहनों के कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। इस चुड़ैल को हम कुछ भी नहीं बताएंगे और हम इस जादुई और गोल्ड के लहंगे को हमेशा छुपा कर ही रखेंगे ताकि हम अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा एंजॉय कर सके। आज से आप चिंता मत करो दीदी,
हम इस जादुई डायमंड और गोल्ड के लहंगे के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और रही बात काम की, तो ये सारे काम तो हमारे लहंगे भी कर सकते हैं। अब हम अपनी जिंदगी में आराम कर सकते हैं। पिताजी तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उन्हें सौतेली माँ की हरकतों के बारे में क्या पता। उसके बाद दोनों बहनें उस जादुई लहंगे से अपने खाने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाई मंगाती है और खुद ब खुद लहंगे में से मिठाई निकलने लगता है। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती है और वो उस जादुई लहंगे को चुराने के बारे में सोचती है। दोनों बहनों के सोते ही दोनों माँ बेटी उनके कमरे में घुस जाती है और उनके कमरे की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे डायमंड और गोल्ड का लहंगा मिलता है। ओहो, तो ये डायमंड और गोल्ड का लहंगा इनके पास है। माँ, हम ये लहंगे चुरा लेते हैं और मैं अपना सारा काम अब से इसी लहंगे से करवाया करूँगी और इन दोनों बहनों को धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दूंगी। ऐसा सोचकर सुहानी उस लहंगे को उठाकर अपने कमरे में ले आती है। जादुई गोल्ड और डायमंड का लहंगा सिर्फ नेक और अच्छे इंसान की मदद करता था, जिस वजह से वो सुहानी और सुषमा की बात को नहीं सुनता है और काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से दोनों माँ बेटी गुस्से में आकर दोनों लहंगों को जलाने का सोचती है। वो जैसे ही दोनों लहंगे को जलाती है, वैसे ही आग की लपटें दोनों माँ बेटी को ही जलाकर भस्म कर देती है और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है अनोखा लहंगा और फेस क्रीम का जादू। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये नई कहानी। दिल्ली के एक छोटे से कॉलोनी में पिंकी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। पिंकी के पिता कमलेश एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, कमलेश जब फैक्ट्री में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे हार्ट अटैक से कमलेश की मृत्यु हो जाती है। पिता के मृत्यु के बाद पिंकी की माँ सुशीला पूरी तरह से टूट जाती है। घर में 4 दिनों से कुछ भी नहीं बना था। मुझे हिम्मत रखना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया फिर मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। ये सोचकर सुशीला उठती है और किचन में जाकर पिंकी के लिए खाना बनाकर लाती है। पिंकी, रोते नहीं बेटा, चलो चुप हो जाओ और ये लो खाना खा लो। माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? माँ, क्या अब पिताजी कभी नहीं आएंगे? बेटा, पिताजी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो यही है हमारे पास। वो अब आसमान में तारा बन गए हैं। वो जब चाहे तब तुम्हें और मुझे देख सकते हैं। अब चलो खाना खा लो। माँ, आप भी खाना खा लो। माँ, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन उस मकान की मालकिन आती है। बस बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटी का, अब और नहीं। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम दोनों यहाँ आराम से बैठी हो। 2 महीने से ज्यादा हो गया है, पर अभी तक तुमने हमें किराया नहीं दिया। मालकिन, आपको तो पता ही है हमारी क्या हालत है। बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी ही काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मालकिन, मुझे घर से मत निकालिए। मालकिन, मुझ गरीब पर तरस खाइए। इतने दिनों से तरस ही खाती आ रही थी जो तुम्हें फ्री में रहने को दे दिया, पर अब और नहीं। जल्दी से मेरा घर खाली करो, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगी, समझी? अब क्या होगा माँ? अब हम कहाँ जाएंगे? पहले तो हमें पिताजी छोड़कर चले गए, अब हमारा यह घर भी नहीं रहा। तू चिंता मत कर बेटी, अभी तेरी माँ जिंदा है, चल मेरे साथ। इस तरह दोनों माँ बेटी घर को खाली करके वहाँ से चली जाती है। सुशीला घर घर जाकर काम की तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता है। अंत में सुशीला को एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, लेकिन वहाँ की मालकिन बहुत ही खड़ूस थी। वह सुशीला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बहुत ही कम तनख्वाह
में उसे अपने यहाँ काम पर रख लेती है। वह सुशीला से पूरे घर का सारा काम करवाती है और रात को बचा हुआ खाना खाने को देती है और उसे सोने के लिए गंदे वाले स्टोर रूम देती है। लेकिन सुशीला बिना कुछ बोले मालकिन की सारी बात माना करती है और इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन, सुशीला, तेरी ये बेटी फालतू में दिन भर यहाँ बैठी रहती है। इसकी वजह से तुम भी ठीक से घर के कामों में ध्यान नहीं दे पाती हो। पास ही मेरा एक ढाबा है, कल से तुम अपनी बेटी को ढाबे पर बर्तन साफ करने के लिए भेज देना। मालकिन, पिंकी अभी बची है। मालकिन, मैं जाकर ढाबा की साफ सफाई कर दिया करूँगी। कृपया मेरी बेटी से काम मत करवाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, तो फिर कल से तुम वही ढाबे पर काम करोगी और वहीं रहोगी, समझी? ठीक है मालकिन। अगले दिन सुशीला ढाबे पर चली जाती है। सुशीला के जाते ही इधर अकेले में मालकिन पिंकी से घर का सारा काम करवाने लगती है। ए लड़की, बैठी क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? किचन में इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, चल जाकर उसे साफ कर ले। पिंकी किसी तरह बर्तन साफ कर देती है। अब तो उसकी मालकिन आए दिन पिंकी से घर का कुछ न कुछ काम करवाया करती है। फिर एक दिन, पिंकी, जा मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ले आ। पर मालकिन, मुझे तो चाय बनाने नहीं आता है। अच्छे से जानती हूँ तेरे बहाने को। दोबारा से कुछ बनाने को ना कहूँ इसलिए नाटक कर रही है ना। जा जल्दी से चाय बना कर ले आ, वरना मार मार के घर से धक्के देकर बाहर कर दूंगी। पिंकी डरते डरते किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी अचानक से चाय पिंकी के ऊपर गिर जाता है और पिंकी का पूरा चेहरा जल जाता है। तभी पिंकी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। आह माँ, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे कमीनी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बहुत तेज जलन हो रहा है। माँ, मेरी माँ को बुला दो प्लीज। जैसे ही सुशीला को पता चलता है कि उसकी बेटी जल गई है, वो भागते हुए ढाबे से घर आती है। बेटी, ये तुझे क्या हो गया बेटी? माँ, मैं चाय बना रही थी, तभी चाय मेरे ऊपर ही गिर गया। माँ, मुझे बहुत तेज जलन हो रही है। माँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना। माँ, मालकिन, कृपया मेरी बेटी का इलाज करवा दीजिए ना। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, उसे बहुत दर्द हो रहा। मालकिन, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है, समझी? ये लो 500 रुपए और जा किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवा लेना। और हाँ, अब से यहाँ काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे गवार लोग मुझे नहीं चाहिए। सुशीला अपनी बेटी को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाती है। पिंकी ठीक तो हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर काफी दाग और धब्बे आ जाते हैं। ये शहर हम गरीब लोगों के लिए नहीं है बेटी। बेटी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उसके बाद सुशीला बस पकड़कर अपने गांव चली जाती है और गांव जाकर अपने भाई को सारी बातें बताती है। सुशीला का भाई राजेश गांव में अपनी पत्नी बबीता और बेटी स्वीटी के साथ रहता था। बहन, वहाँ शहर में इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अच्छा किया बहन जो तुम दोनों यहाँ आ गई। अब सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों आराम करो। तभी सुशीला की भाभी राजेश को अपने पास बुलाकर कहती है, देखो जी, ये तुम्हारी बहन यहाँ नहीं रह सकती। पहले से हमारा इतना खर्चा है, ऊपर से अब ये और इसकी जली हुई बेटी यहाँ रहेगी तो हमारा खर्चा कितना बढ़ जाएगा। देखो, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है। इसे अभी के अभी यहाँ से भेजो, वरना मैं कल सुबह अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। तुम ये कैसी बात कह रही हो भाग्यवान? मैं रात के अंधेरे में सुशीला को कैसे जाने को कहूँ? सुबह होने दो, फिर मैं उससे बात करता हूँ। सुशीला ये सब सुन लेती है और वो रो पड़ती है। किसी भी तरह सुशीला वो रात वहीं काट लेती है, लेकिन सुबह होते ही वो अपनी बच्ची को लेकर बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते कर
एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। माँ तुम यहाँ क्यों बैठ गई? माँ अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे माँ? काश मेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। तुम बिल्कुल सही कर रही हो बेटी, लेकिन लगता है भगवान को हमसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही, तभी तो वो हमें और ज्यादा दुख दिए जा रहे हैं। हे ऊपर वाले, अगर मारना ही है तो एक बार में उठा लेना, क्यों ऐसे तरपा तरपा कर मार रहा है? ऐसा मत कहो माँ, पहले ही पिताजी मुझे छोड़कर जा चुके हैं, अब तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा माँ? माँ आपने कहा था कि पिताजी आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं, तो क्या वो इस वक्त भी हमें देख रहे हैं? हाँ बेटा। ताजी अब तो भगवान के पास हो ना, और मैंने सुना है कि भगवान जी के पास ऊपर बादलों में बहुत सारी परियां होती है और उस परियों के पास बहुत सारा जादुई शक्ति भी होती है। पिताजी आप फिर हमारी मदद के लिए किसी परी को क्यों नहीं भेज देते हैं पिताजी? पिंकी की मासूमियत भरी बातें सुनकर सुशीला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ से रानी परी गुजर रही थी। वो छुपकर दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लेती है। कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है। भगवान तू हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है? लगता है अब मुझे ही इसकी मदद करनी होगी। फिर परी पिंकी के पास जाती है और बोलती है, पिंकी बेटा मैं रानी परी हूँ। माँ देखा, मैंने कहा था ना पिताजी हमारी मदद के लिए परी को जरूर भेज देंगे। हाँ पिंकी बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही भेजा है। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के लिए ये जादुई लहंगा भिजवाया है और जादुई फेस क्रीम भी। ये दोनों चीजें जादुई हैं। तुम इस लहंगे को पहनकर जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और ये जादुई फेस क्रीम को तुम अपने चेहरे पर लगा लोगी तो तुम्हारा ये जला हुआ चेहरा पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। क्या उन्हें दूर रहकर भी हमारी इतनी चिंता है? वो आप दोनों को उतना ही याद करते हैं जितना कि आप दोनों उन्हें याद करते हैं। अब हमेशा अपनी बेटी के साथ खुश रहना। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। पिंकी खुशी खुशी वो लहंगे को पहनकर जादुई फेस क्रीम लगा लेती है। फेस क्रीम लगाते ही पिंकी का चेहरा पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। हे जादुई लहंगे, हमें हमारे रहने के लिए एक सुंदर सा घर दिला दीजिए ना प्लीज। पिंकी के इतना बोलते ही वहाँ बहुत ही आलीशान सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है और फिर दोनों माँ बेटी उस घर के अंदर जाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब दोनों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। उन्हें जब भी जिस चीज की जरूरत होती है वो उस जादुई लहंगे से मांग लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी और मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।